हेलो एवरीवन, सेकंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था रजिया सुल्तान वाला फेवरेट है। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स मेरी जो है वो गर्ल्स ही हैं और इतनी सुपर डुपर महिला सुल्ताना का कैरेक्टर पढ़ करके डेफिनेटली बड़ा इन्जॉय भी कर रहे होंगे और फ़ख्र भी महसूस कर रहे होंगे कि रजिया ने एक स्त्री होने के बाद किस तरह से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया एंड अपने शत्रुओं को उनकी मुंह की खाने पर विवश किया। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू रजिया सुल्ताना's टॉपिक। और आज इस टॉपिक में हम इसका, क्योंकि आज हमें इसकी एंडिंग भी करनी है, तो थोड़ा सा इसका बैक में जा कर के हम वापस से वहीं पहुंचेंगे। रजिया सुल्तान के पतन के कारण उसका जो डिक्लाइन हुआ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रीज़न मैंने आपको पहले बताया भी था कि रजिया में श्लाघनीय गुणों से वह परिपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद स्पेशली मुस्लिम सोसाइटी में की दृष्टि से यदि हम देखें, उनके जो रूल्स हैं यदि उनकी दृष्टि से हम देखें तो उसका स्त्री होना उसके इन सभी गुणों पर पानी फेर देता है और संभवतः वही कारण उसको उसके पतन की ओर ले गया। और कुछ एक उसके द्वारा गलतियां भी की गई। अभी जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो रणथंबोर फोर्ट था उसको समय पर सहायता ना पहुंचाना तुर्क सेना के लिए, एंड जो ग्वालियर का दुर्ग है उसको खाली करवाने के आदेश देना, ग्वालियर दुर्ग के रक्षक जुनैदी के रिश्तेदार की हत्या करवाना, जिससे जो तुर्क अमीर थे वो उसके प्रति न केवल सशंकित हो उठे बल्कि उन्होंने रजिया से मुक्ति पाने की योजनाएं तैयार करना प्रारंभ कर दिया। एक नाम और आया था जब हमने पढ़ा था गैर तुर्कों की नियुक्ति करना। रजिया द्वारा जब उसने सत्ता संभाली थी तो अपने पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से, क्योंकि तुर्क अमीर उसका बहुत विरोध कर रहे थे, तो उसने गैर तुर्कों को भी जो उसके विश्वास पात्र थे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। और उसी में एक नाम आया था याकूत। पूरा नाम है जमालुद्दीन याकूत। और मैंने आपको बताया था जमालुद्दीन याकूत एक हबशी था। हबशी जनरली जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर ये हबशी जाति पाई जाती है, बड़े खूंखार टाइप से होते हैं। और आपको आज मैं एक वो भी देती हूँ सजेशन, आप इस रजिया सुल्तान को और अच्छे से समझ जाएंगे। हेमा मालिनी की मूवी है रजिया सुल्तान नाम से, तो आप उस मूवी को देखेंगे और उसमें आप देखेंगे जो धर्मेंद्र अभी बड़े अट्रैक्टिव लगते थे अपनी यंग एज में, और अभी मतलब अट्रैक्टिव है ही, स्पेशली हेमा मालिनी के लिए। तो उसमें आप देखेंगे पूरा रजिया सुल्तान का जो रोल है वो बड़े अच्छे से उन्होंने एक्ट किया है। और ये जो अट्रैक्टिव हीरो रहे धर्मेंद्र, वो उसमें हबशी के रूप में याकूत का जो रोल है वो धर्मेंद्र ने किया है। तो आप उसमें देख करके उस मूवी को इसको और अच्छे से समझ भी सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। हालांकि जो सीरियल्स एंड मूवीज़ बनते हैं उसमें हिस्ट्री को हूबहू प्रस्तुत नहीं किया था, बट फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो एक अच्छा तरीका रहेगा। तो ये जो याकूत था, ये याकूत को गैर तुर्क होने पर भी अमीर आखुर का पद दिया गया था। उस दिन भी मैंने नोट कराया था उस क्लास में, अमीर आखुर जो अश्वशाला होती थी, शाही अश्वशाला, उसका प्रमुख इसको बनाया गया था। और ये भी जो तुर्क अमीर रजिया के विरोधी थे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उससे काफ़ी अच्छे संबंध भी इसके थे। तो तुर्क अमीर जो थे उन्होंने रजिया के कुछ एक ऐसी बातों को लेकर के उसके प्रति जो घृणा का भाव था वो उन लोगों में और अधिक पनपने लगा था। तो उन्होंने योजना तैयार की और विभिन्न उसके जो विरोधी थे रजिया के, कुछ एक विरोधी ऐसे थे जो सामने उसके अपने बन करके रहते थे, उसके विश्वास पात्र थे, लेकिन फिर उन्होंने रजिया के जो प्रमुख विरोधी है उनके साथ मिलकर के
रजिया के विरुद्ध विभिन्न षड्यंत्रों को अंजाम दिया और उसके लिए उन्होंने एक योजना तैयार करी। तो इसमें आप लिखिएगा, रजिया के विरोधी तुर्क अमीरों द्वारा बनाई गई योजना के प्रमुख सदस्य थे। इसमें नाम लिखेंगे आप, भटिंडा के सूबेदार इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। दूसरा, लाहौर का सूबेदार मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज। इनको महत्वपूर्ण पद भी दिए थे। जब नियुक्तियां की थी मैंने आपको लिखवाया था, तो ये नाम फिर से रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अब ये विरोधी हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो उसके विश्वास पात्र थे वो भी उसकी विरोध में जो योजना तैयार की गई थी, जो षड्यंत्र हो रहे थे, उसमें सम्मिलित हो गए थे। मलिक इज्जुद्दीन कबीर खां अयाज और अमीर हाजिब एतेगीन, ये जो योजना तैयार की गई थी उसके प्रमुख सदस्य थे। और योजना क्या थी, इस योजना को भी आप लिखेंगे, रजिया के विरोधी तुर्क अमीरों द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार दिल्ली के बाहर ले जाकर रजिया को समाप्त करना था। ठीक है। अब ये पूरी योजना ये थी कि किसी प्रकार से रजिया को राजधानी से बाहर बुला करके उसको धर दबोचा जाए। ऐसा क्यों था? जब सारे मिल गए थे, ये प्रमुख पदाधिकारी भी थे, जो बहुत सारे जो गोपनीय रहस्य होते हैं राजनीतिक, उनसे अवगत थे क्योंकि सबको महत्वपूर्ण पद मिले हुए थे। फिर इन्होंने रजिया को बाहर क्यों बुलाया? सोचने वाली बात है ना? तो सोचो थोड़ी देर और सोच करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो इतनी देर में। इसका कारण क्या था? देखो, जिस समय रजिया सुल्ताना बनी थी तो उसका जो अयोग्य भाई था शाह तुर्कान, उसकी माँ थी, उन्होंने पूरी सत्ता को अपने अधिकार में कर लिया था क्योंकि उसका भाई पूरा विलासी प्रवृत्ति का था और शाह तुर्कान बड़ी उद्दंडी महिला थी। तो ऐसे समय में पूरी दिल्ली में, पूरी सल्तनत में अव्यवस्था फैली थी। और आपको याद होगा, मैंने उस समय भी आपको बताया था कि रजिया सुल्तान ने उस अवसर का फायदा उठाया और उस अवसर का लाभ उठाते हुए वो जनता के समक्ष उपस्थित हुई और उसने अपने पिता इल्तुतमिश की अंतिम इच्छा क्या थी? रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना, जो उसने अपने जीवन काल में ही बोल दिया था। तो अपने पिता की उस अंतिम इच्छा को याद दिलाया और कई महत्वपूर्ण तुर्क अमीरों को भी उसने ये बात याद दिलाई थी। जनता ने उस समय रजिया को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान किया था और इसलिए रजिया को दिल्ली में मारना या समाप्त करना अपनी छवि पर दाग लगाना था और पॉसिबल नहीं था। ये हो सकता था कि जब रजिया पर अटैक किया जाए तो जनता उसकी रक्षा में उसके सामने आकर खड़ी हो जाए। संभवतः इन सारी परिस्थितियों को इन षड्यंत्रकारी, इन विरोधी तुर्क अमीरों ने भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने दिल्ली से बाहर रजिया को लाकर उसे समाप्त करने की योजना बनाई थी। तो रजिया को जब ये पता चला तो रजिया भी उन पर अपने इन विरोधियों को समाप्त करने के लिए बाहर निकली राजधानी से। और इसी समय जो याकूत था, इन षड्यंत्रकारियों ने याकूत की हत्या कर दी। फिर रजिया आगे बढ़ी और रजिया को बंदी बना लिया गया। आप देखो,
अच्छी योजना इन षड्यंत्रकारियों द्वारा बनाई गई थी, विरोधियों द्वारा बनाई गई थी। यदि वो चाहते तो रजिया को तुरंत समाप्त कर देते और शायद ये समझदारी भी होती। रजिया चूंकि एक दूरदर्शी महिला थी, रजिया एक कूटनीतिज्ञ महिला थी और रजिया समय के अनुसार निर्णय लेने वाली महिला थी। तो उसको ये बात पता थी पहले भी, जब हमने उसके विरोधियों का दमन करवाया था रजिया की समस्याओं के समाधान में, तब भी उसने एक बात का पता किया था कि ये जो विरोधी तुर्क अमीर है इन सभी में आपसी फूट है और उसका लाभ रजिया के द्वारा उठाया गया था। और सेम यहाँ था, सेम सिचुएशन फिर से यही क्रिएट हो रही थी कि तुर्क अमीर जो थे वो किसी भी कीमत पर अपनी आपसी एकता को बना करके नहीं रख पा रहे थे और इसका पूरा लाभ रजिया द्वारा उठाया गया था। तो आप देखो, रजिया ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए जो अल्तुनिया था, उस अल्तुनिया से, क्योंकि उसका जो महत्वपूर्ण पद है वो छिन गया था, और ऐसी स्थिति में रजिया द्वारा वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव रख करके अपनी स्थिति को पुनः मजबूत बनाने का बनाने की जो योजना उसने तैयार करी, वो इस परिस्थिति में उसका जो दिमाग चल रहा था वो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि एक बंदी अवस्था में भी जो सुल्ताना थी वो इस तरह की योजना तैयार कर रही थी। लेकिन बाद में ये दिल्ली पर इन्होंने अटैक करा दोनों ने मिलकर के, और दुर्भाग्य ये था कि कुछ हिंदू लोगों द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई थी दिल्ली के समीप ही। और इस तरह से 4 साल का निरंतर परेशानियों से जूझता हुआ रजिया सुल्ताना का जो शासन काल था उसको विराम लग गया और सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं आप कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर की समाप्ति हो गई। और ये लुटेरे जो थे, हिंदू लुटेरे थे, कैथल के निकट इन दोनों की हत्या की गई थी। कैथल नाम याद रखिएगा, छोटे क्वेश्चन में आ भी जाता है। रजिया सुल्ताना की हत्या कहाँ की गई थी? तो कैथल के निकट हिंदू लुटेरों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। अब बात आती है रजिया सुल्तान के पतन के प्रमुख कारण कौन से थे। आज इसको समाप्त करना है, तो अब रजिया के पतन के कारण आप लिखेंगे रजिया सुल्तान के पतन के प्रमुख कारण। आपके हिसाब से कौन कौन से कारण प्रमुख हो सकते हैं? एक तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे महत्वपूर्ण कारण वही आएगा, रजिया सुल्तान का स्त्री होना उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। और इसमें अन्य कारण जिन्होंने शिरकत की, जिन्होंने जो उत्तरदायी बने, तो सबसे पहला कारण जो समस्याओं में था रजिया सुल्तान के समय की, और वही कारण उसके पतन का पहला कारण भी बनेगा, और वो था तुर्क अमीरों का स्वार्थ में लिप्त रहना। पहले विरोध था, टॉपिक की थोड़ी सी लैंग्वेज ये चेंज हो जाएगी। तुर्क अमीरों का स्वार्थ में लिप्त रहना। अब देखो स्वार्थ कौन से थे? हर एक उस समय जो तुर्क अमीर था, मैंने आपको एक बात कई बार बताई है कि राजनीति, चाहे वो राजतंत्र हो चाहे वो लोकतंत्र हो, राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि जिसके पास पावर होगी, जो योग्य होगा, वही शासन का संचालन प्रॉपर वे में कर पाएगा। अदरवाइज शासन कमजोर पड़ जाएगा और उस स्थिति में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था का दौर चालू हो जाएगा। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि रजिया बड़ी योग्य शासिका थी, बड़ी योग्य सुल्ताना थी, तो उसके समय में फिर अव्यवस्थाएं क्यों फैले? उसका कारण ये था कि विभिन्न तुर्क अमीर जो थे, यद्यपि रजिया ने उनका सपोर्ट लेने के लिए रजिया ने उन्हें उच्च पद प्रदान किए थे, लेकिन उनके स्वार्थों की पूर्ति फिर भी संभव नहीं हो पा रही थी। विभिन्न तुर्क अमीर एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष रखते थे। यदि
किसी को लाहौर का सूबा दे दिया गया तो वो मुल्तान प्राप्त भी करना चाहता था। यदि किसी को राजपूताना दे दिया गया तो वो मालवा और गुजरात को भी अपने अधिकार में रखना चाहता था। अपनी अपनी शक्ति का विस्तार ये तुर्क अमीर चाहते थे। और इससे के अलावा एक महत्वपूर्ण बात और आती है, हर तुर्क अमीर ये चाहता था कि जो भी सुल्तान हो, चाहे वो रजिया हो या वो बलबन हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, तुर्क अमीर ये चाहते थे कि उस सुल्तान या सुल्ताना पर उनका प्रभाव अधिक रहे। अभी हमेशा पॉसिबल नहीं है। जब आपकी बातें अच्छी होंगी, आपकी योजनाएं अच्छी होंगी, आपके विचार अच्छे होंगे तो आप खुद पे खुद प्रभावशाली बन जाएंगे। लेकिन जब आपकी योजनाओं में, आपके कार्यों में स्वार्थ नजर आएगा तो आपके प्रभाव में वृद्धि होने के स्थान पर कमी स्वतः ही आ जाएगी। तो रजिया इस बात को भी नहीं भूल रही थी, रजिया भी, कि जब वो सुल्ताना बनी तो इन तुर्क अमीरों ने उसका काफी विरोध किया था। इसके बावजूद रजिया द्वारा उन्हें उच्च पद भी प्रदान किए गए थे ताकि वो रजिया के विरुद्ध ईर्ष्या का भाव भुला करके उसकी अधीनता को स्वीकार करें, उसके वर्चस्व को स्वीकार करें। तो विभिन्न ये जो तुर्क अमीर थे, तुर्क सरदार थे, इनके स्वार्थों के कारण रजिया के विरुद्ध विभिन्न षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचे जाने लगे, जिससे रजिया की स्थिति काफी कमजोर हो गई। दूसरा आप लिखेंगे रजिया का स्त्री होना। रजिया का स्त्री होना, देखो कुछ विद्वान इतिहासकार ये मानते हैं निसंदेह रजिया सर्वगुण संपन्न महिला थी, एक शासिका थी, लेकिन उसका स्त्री होना उसके इन सभी गुणों को बिल्कुल लुप्त प्राय कर देता है। और यही कारण है, एक अच्छे घुड़सवार थी वो, एक अच्छी सेना नायक थी, सैनिक गुणों से परिपूर्ण थी, एक अच्छी प्रशासिका थी और काफी सुंदर महिला थी। लेकिन इसके बाद अच्छी प्रशासिका होना, अच्छे सैनिक गुणों से परिपूर्ण होना पर्याप्त नहीं था। इन सब के साथ एक चीज और चाहिए थी और वो थी उसका स्त्री के स्थान पर पुरुष होना। जो प्रकृति ने उसे स्त्री बना के भेजा, सर्वगुण संपन्न बना के भेजा, लेकिन वही स्त्री होना उसके लिए अभिशाप बन गया। तो उसका स्त्री होना अभिशाप किस रूप में था? बार बार मैं आपको एक चीज बता रही हूं कि जो इस्लाम का समाज है, इस्लाम का धर्म जो है, वो महिलाओं को सिर्फ पर्दे में रखना ही पसंद करता है। यदि कोई स्त्री इस्लामिक जगत में उस पर्दे का त्याग कर अपने इन गुणों का प्रदर्शन करना चाहे तो उसे धर्म के विरुद्ध माना जाता है। पुरुष लोग एक स्त्री का अपने ऊपर शासन अपनी शान के विरुद्ध मानते हैं। तो ऐसे कट्टरपंथी तुर्क अमीरों को एक स्त्री का शासन अपने ऊपर असहनीय होता जा रहा था और यही कारण है कि उन्होंने उसके शासन से मुक्त होने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र किए। और वो जो मैंने अभी आपको बताया था, एतगीन, अल्तूनिया, कबीर खां अयाज, ये जो उस षड्यंत्रकारी योजना के प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने आखिर में अपनी योजना में सफलता प्राप्त की। यद्यपि उस स्थिति में भी सुल्ताना ने अपने आप को बचाने के प्रयास किए, लेकिन अंततः उसको हिंदू लुटेरों द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो जो तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकार हैं, उनका भी ये मानना है, उन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया है कि रजिया का स्त्री होना उसका सबसे बड़ा अवगुण था और यही अवगुण उसके पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसमें आप एक
ब्रिटिश या पाश्चात्य इतिहासकार में हुए एल्फिंस्टन, उसकी आप कोटेशन इसमें लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए इस पॉइंट को क्लियर करना। तो आप लिखेंगे प्रसिद्ध पाश्चात्य इतिहासकार एल्फिंस्टन के अनुसार, प्रसिद्ध पाश्चात्य इतिहासकार एल्फिंस्टन के अनुसार उसकी विशेषताएं एवं गुण, उसकी विशेषताएं एवं गुण उसकी इस कमजोरी को बचाने में अपर्याप्त रहे। ठीक है, और वो कमजोरी कौन सी थी? उसका स्त्री होना, और उसके सारे गुण जो थे वो उसकी इस कमजोरी को बचाने में पर्याप्त नहीं थे और इसलिए उसका पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे रजिया का मर्दाना रवैया। रजिया का मर्दाना रवैया। मर्दाना रवैया से अभिप्राय क्या है यहाँ पर? आप देखो, अभी जैसा जस्ट अभी मैंने आपको बता के चुकी हूँ कि जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम का जो समाज है, वो स्त्रियों को सिर्फ पर्दे में ही रखना पसंद करता है और पर्दे के बाहर स्त्रियों का आना धर्म विरुद्ध माना जाता है। तो रजिया, क्योंकि उसको उसके पिता इल्तुतमिश द्वारा पूरी सैनिक शिक्षा दी गई थी, वो तलवार चलाने में बड़ी माहिर थी, अच्छी तीरंदाज भी थी, और जो जमालुद्दीन याकूत था उसे उसने अपना अमीर आखुर नियुक्त किया था और वही अमीर आखुर जमालुद्दीन याकूत ने उसे बहुत अच्छा घुड़सवार भी बना दिया था। तो जिस समय वो याकूत से घुड़सवारी सीख रही थी तो स्वाभाविक है कि आप बुर्के में घुड़सवारी नहीं सीख सकते या आप साड़ी में पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप घुड़सवारी सीखें। तो जो मर्दाना पोशाक थी वो पहन करके वो याकूत से घुड़सवारी सीखा करती थी। वो उसी अंदाज में यानी पुरुषों के समान शिकार पर जाया करती थी और जिस समय दरबार लगता था उस दरबार में भी वो कभी भी पर्दे में नहीं रहती थी। पुरुषों के समान, एक पुरुष शासक के समान खुला दरबार वो लगाती थी। अब ये जो कट्टरपंथी तुर्क अमीर थे, और उसमें एक वर्ग और है, मैंने आपको बताया भी था, दो वर्ग हमेशा आप याद रखिएगा, तुर्क अमीर वर्ग और सेकंड उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग जो इस्लामिक कानून के व्याख्याकार होते हैं, इस्लामिक कानून के ज्ञाता होते हैं, उन्हें हम उलेमा वर्ग कहते हैं। और तुर्क अमीर, इतनी देर से आप लोग पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अमीर से अभिप्राय सिर्फ धनवान होना नहीं है, बल्कि एक अच्छा पद, लाइक सूबेदार, मनसबदार, जागीरदार, इस तरह के पद जो है, इन महत्वपूर्ण पदों पर धन के साथ साथ, जिसे आप कह सकते हैं इलाइट क्लास, हम इसको बोल सकते हैं, इलाइट क्लास के लोग जो हैं, दैट वाज नोन एज अमीर कैटेगरी। तो ये तुर्क अमीर जो हैं, इन तुर्क अमीरों को और उलेमा वर्ग दोनों को ही रजिया का ये मर्दाना रवैया बर्दाश्त नहीं था कि वो पर्दा का त्याग करके खुला दरबार लगाए और पुरुषों के सामने खुले मुंह आकर के बैठे, तो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं था। वो घुड़सवारी करे। तो इन सारी चीज़ों ने उन कट्टरपंथियों को रजिया के विरुद्ध कर दिया और जो उसके पतन का कारण बना। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे याकूत के साथ संबंध। याकूत के साथ संबंध। याकूत तो जान ही चुके हैं आप, अमीर आखुर के पद पर एक हबशी था और रजिया के साथ उसके काफी नजदीकी संबंध माने जाते हैं। अब संबंधों में कहाँ तक सत्यता है या नहीं है, ये तो रजिया जानती थी या याकूत जानता था, लेकिन तुर्क अमीरों को रजिया के याकूत के साथ संबंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। अब इसका भी यदि हम एक छोटा सा उदाहरण खुद ही ध्यान दें
याकूत उसको घुड़सवारी सिखा रहा था। तो स्वाभाविक है कि जब उसको वो घोड़े पर चढ़ाता था, अपना सपोर्ट देता था, तब वो घोड़े पर चढ़ती होगी। जाने अनजाने में किसी अमीर ने या उसके किसी गुप्तचर ने उस कंडीशन में रजिया को देखा होगा और इस तरह की अफवाहें फैल गई थी कि रजिया और याकूत के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है, रजिया और याकूत के बीच अंतरंग संबंध हैं। तो सुल्ताना के याकूत के साथ इस तरह के रवैये, इस तरह के संबंधों को के कारण भी रजिया का पतन निश्चित हो गया। किसी भी सूरत में ये तुर्क उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे और अनेक समकालीन इतिहासकार हुए हैं जो फारसी इतिहासकार थे। उन फारसी इतिहासकारों ने भी इस संबंध में काफी कुछ लिखा है। उसके चरित्र पर दोषारोपण किया गया है, सिर्फ इसलिए कि याकूत रजिया का विशेष कृपा पात्र था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे रजिया के पतन के। और इसमें एक कारण आप और भी ऐड कर सकते हैं, राजनीतिक घटनाएं। और इन राजनीतिक घटनाओं में आप वो लिख देंगे जो रणथंबोर दुर्ग के समय में हुई, जब तुर्क सेना द्वारा सहायता की सूचना भिजवाई गई कि राजपूत सेना से सामना करने के लिए अतिरिक्त तुर्क सेना की आवश्यकता है। तो रजिया ने ये कहलवा भेजा कि आप दुर्ग खाली कर दीजिए, और वहां पर पुनः राजपूतों का शासन हो गया, अधिकार हो गया, और इससे रजिया की छवि जो थी वो रजिया की छवि खराब हुई। दूसरा उदाहरण आप लिख देंगे ग्वालियर दुर्ग का खाली करवाना, जो लंबे समय से ये दोनों दुर्ग जो थे सल्तनत के अधीन थे, और रजिया की कुछ एक त्रुटियों के कारण दोनों महत्वपूर्ण दुर्ग सल्तनत की अधीनता से मुक्त हो गए थे। तीसरा कारण आप लिख देंगे रजिया द्वारा जुनैदी के रिश्तेदार ग्वालियर दुर्ग रक्षक की मार्ग में हत्या करवा देना रजिया के पतन के राजनीतिक कारणों में उत्तरदायी मानी जाती है, क्योंकि इस घटना ने रजिया के विरुद्ध सभी महत्वपूर्ण तुर्क अमीरों को सशंकित कर दिया था और वे अपने बचाव में रजिया को समाप्त करना ज़्यादा बेहतर मानते थे। तो ये जो घटनाक्रम है वो भी रजिया के पतन के लिए उत्तरदायी थे। आज हमने इस महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, और इसको आप और अच्छे से तैयार कर लेना। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बलबन, जो गुलाम वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक था। और दो महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इल्तुतमिश की उपलब्धियां मैंने आपको डिटेल में उसको करवा दिया है, और सेकंड आपका ये बलबन और रजिया सुल्ताना का क्वेश्चन भी आता है। तो दो टॉपिक हमारे ये स्लेव डायनेस्टी के कंप्लीट हो चुके हैं, और थर्ड टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।